एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आरपीएससी एवं राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान से एकीकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भविष्य में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनके ऊपर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण में राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में। अब 7 चरणों की डेट याद करनी है अपने को। तो आप ये कॉन्सेप्ट, एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट याद करना। आप 48 में कितनी डेट थी? 48 में 3 चरण कंप्लीट हुए थे, 49 में 2 चरण कंप्लीट हुए थे और 50 में 1 चरण कंप्लीट हुआ था। तो इस प्रकार से हम याद करते हैं 6 चरण ये हो गए और लास्ट 1 चरण होता है वो 1 नवंबर 1956 को होता है। वो कौन सा चरण है? 7वां चरण है। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है तो उसमें 19 रियासतें थी। एकीकरण के दौरान कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे जिनमें एक कुशलगढ़ था, एक लावा था और एक निमराण। कई बार क्वेश्चन ये पूछा था कि कुशलगढ़ तो ठिकाना कहाँ है? वो बांसवाड़ा। लावा कहाँ है? जयपुर रियासत में पड़ता था और निमराणा अलवर रियासत में पड़ता था। ये 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। पूरे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें से एक था अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो राजस्थान में था। तो इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण होने के 7 चरणों के दौरान कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कंठस्थ रूप से याद कर लेना। 7 चरणों में कितनी रियासतें? 19 रियासतें। 3 ठिकाने, ठिकानों के नाम कुशलगढ़, लावा और निमराणा। एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र। और कितना समय लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अब हम पढ़ते हैं प्रथम चरण के बारे में। राजस्थान का प्रथम चरण 18 मार्च 1948। 48 में कितने होंगे? 3। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 और 18 अप्रैल 1948। ये 3 डेट जीवन में जाएगी। 18, 25, 18। 18, 25, 18। इसको ऐसे याद करो। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो 48 में कितने चरण होते हैं? 3 चरण। इन 3 चरणों की डेट इजी में याद हो जाएगी। 18, 25, 18। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। तो प्रथम चरण में किसको मिलाया गया था? कितनी रियासतों को मिलाया गया था? 4 रियासतें मिलाई गई थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इन 4 रियासतों को मिलाया गया था। और साथ में एक ठिकाना था जिसका नाम था निमराणा। वो पहले चरण में मिलाया गया था। इस प्रकार से पहले चरण में कितनी रियासतों का एकीकरण किया गया था? 4 रियासतों का एकीकरण किया गया था। और इसका क्या नाम दिया गया था पहले चरण का? पहले चरण का नाम पड़ा था मत्स्य संघ। ये क्वेश्चन पूछते हैं मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें आती हैं, तो आपको बतानी है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और एक ठिकाना जो निमराणा इसके अंतर्गत आता है। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन मत्स्य संघ का नाम सुझाया था के एम मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। पूरा नाम क्या है? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये इसका पूरा नाम है। इस प्रदेश को मत्स्य, क्योंकि प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? महाजनपद काल के बाद में पढ़ते हैं ना, महाजनपद काल में मत्स्य प्रदेश एक महाजनपद था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन सी रियासतें आती हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इस देखो पहला चरण था। इस चरण में ये विभिन्न पद बनाए गए थे। राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है। क्या है? प्रधानमंत्री। तो राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह। सबसे पहले क्या हो रहा? रियासतों का एकीकरण का उदय हो रहा था, तो उसके नाम से याद कर लो आप, उदयभान सिंह। उदय होने का मतलब शुरुआत होना। तो एकीकरण की भी शुरुआत हो रही थी। तो उदयभान सिंह क्या थे? यहाँ के राज प्रमुख थे। कहाँ के शासक थे? धौलपुर के। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो धौलपुर के शासक थे। याद करना है। इसके बाद में उपराज प्रमुख। कौन सा पद है? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये देखो इसमें क्या
उपराज प्रमुख बनाया गया था गणेश पाल। कहां से बिलोंग करते हैं गणेश पाल? करौली के शासक थे गणेश पाल। तो आज तक पूछा नहीं गया, भविष्य में कभी भी पूछा जा सकता है। तो उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो ये उपराज प्रमुख बनाया था गणेश पाल को बनाया गया था करौली के। प्रधानमंत्री, तो पहला चरण है, क्या बढ़नी चाहिए पहले चरण की? शोभा बढ़नी चाहिए। तो पहले चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये कहां के थे? ये अलवर के थे। ये इंपॉर्टेंट। उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री पहले चरण मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रश्न यही आएगा कि मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? अलग अलग संघ में अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आपको अलग अलग याद करने। तो मत्स्य संघ में उप प्रधानमंत्री बनाया गया था युगल किशोर चतुर्वेदी। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा होने वाली एक प्रतियोगिता परीक्षा में, उसमें पूछा गया कि राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो वहां नाम आ गया था युगल किशोर चतुर्वेदी और जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो आप कंफ्यूज मत होना, नाम यहां क्या याद रखना है? युगल किशोर चतुर्वेदी, न कि जुगल किशोर चतुर्वेदी। थोड़ा ध्यान, अच्छी तरह ध्यान देना इसको ऊपर। तो युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी चरण में राजस्थान के एकीकरण चरण में आगे बढ़ते हैं, तो उद्घाटन करने कौन आते हैं यहाँ? अब इस समय यहां उद्घाटन करने आते हैं एनवी गौडगिल। एनवी गौडगिल का पूरा नाम कैसे याद करोगे? नरहरि विष्णु गौडगिल। नरहरि विष्णु गौडगिल को बनाया गया था उद्घाटन। और उद्घाटन हुआ कहां था? आज तक नहीं पूछा है। तो भरतपुर दुर्ग में क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? क्वेश्चन है ये। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर को। और इस प्रकार से प्रथम चरण पूरा होता है। प्रथम चरण को आप अच्छी तरह भली भांति पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रथम चरण में 4 रियासतों का एकीकरण किया गया था, नाम दिया गया था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 आपको ये डेट याद करनी है। तो पहले चरण का क्या हुआ था? उदय हुआ था, इसलिए आपको उदय भान सिंह यहाँ के राजप्रमुख बनाए गए थे। और फिर उदय होना तो गणेश जी की पूजा करते ही नहीं करते, तो गणेश पाल को क्या बनाया गया था? यहाँ पे उपराज प्रमुख बनाया गया था। कहां के शासक थे? वो करौली के शासक थे। इस प्रकार से प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को, जो अलवर से थे। इसी प्रकार से उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया था। उद्घाटन करता था एनवी गौडगिल और राजधानी थी अलवर। ये सभी पॉइंट आपको याद करने हैं। अब आ गया था दूसरा चरण। दूसरा चरण आता है 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। और ये आप 3 चरण याद कर लो, 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल। कितने में? 48 में। 48 में 3, 49 में 2 और 50 में 1। ये 3 ऐसे क्रम से याद करो, 3, 2, 1 घटते क्रम में, तो आपको याद इजी हो जाएंगे। नामकरण क्या हुआ था? दूसरे चरण का नामकरण। दूसरे चरण का नामकरण हुआ था राजस्थान संघ, नाम रखा गया था दूसरे चरण का। तो ये याद, राजस्थान संघ भी याद रखना है आपको। वो दूसरे चरण का दूसरा नाम है पूर्व राजस्थान। तो कई बार क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछ सकते हैं कि दूसरे चरण का नामकरण क्या था? तो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, आपको दोनों शब्द याद करने। तो दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान। इस दूसरे चरण में कितनी रियासतों को मिलाया गया था? दूसरे चरण में 9 रियासतों को मिलाया गया था और 1 ठिकाना। 9 रियासतें और 1 ठिकाना मिलकर किसका निर्माण करती हैं? राजस्थान संघ का निर्माण करती हैं। थोड़ी राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड थोड़ा अंदर जाके प्रश्न पूछने लग गई है, तो इसलिए आपको 9 ही रियासतें याद करनी है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, प्लस में 1 ठिकाना वो कुशलगढ़। कहाँ का था ठिकाना? था बांसवाड़ा का। ये ठिकाना इसको मिलाया गया था। इस प्रकार से दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी? दूसरे चरण में 9 रियासतें थी और 1 ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। कैसे याद करोगे? नीचे वाले दोनों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और अड़ोती क्षेत्र के 3 कोटा, बूंदी और झालावाड़ 3 रियासतें थी। 3, 2, 5 शाहपुरा, और शाहपुरा के बाद में इधर एकमात्र मुस्लिम रियासत तो कौन सी थी? टोंक, वो दूसरे चरण में मिली थी टोंक। और किशनगढ़, आप किशनगढ़ में नागरीदास या साउंड सिंह के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने बनी ठनी का चित्र बनाया था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं शैली में पढ़ेंगे। अब इस चरण में, द्वितीय चरण में राजप्रमुख किसको बनाया गया था? राजप्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। भीम सिंह कहाँ का शासक था? याद करना है, भीम सिंह कोटा का शासक था। वो दूसरे चरण में, कई एक बार प्रश्न पूछा गया, दूसरे चरण में राजप्रमुख किसको बनाया गया था? तो भीम सिंह को।
और उपराष्ट्र प्रमुख किसको बनाया था? बहादुर सिंह बूंदी का था, वो यहाँ का बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा को बनाया गया था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटन वही सेम पहले चरण के उद्घाटन याद करना है, वो एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। और उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। और दूसरे चरण की राजधानी किसको बनाया गया था? याद करना ये राजधानी, दूसरे चरण की राजधानी बनाई गई थी कोटा को। इस प्रकार से हमें याद करना है दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में आपको एक तारीख याद करनी है, 25 मार्च 1948। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल आसावा को। राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को, कोटा का शासक था। और उपराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था बहादुर सिंह, जो बूंदी का शासक था। और इसके अलावा इसकी राजधानी बनाई गई थी कोटा को। तो इसके बाद हम दूसरे चरण के बाद में पढ़ते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम याद करना है, पहले नामकरण क्या हुआ था? तीसरे चरण का नाम पड़ता है संयुक्त राजस्थान। किसको मिला के संयुक्त राजस्थान पड़ा था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान या राजस्थान। इसमें किसको जोड़ दिया? उदयपुर रियासत को जोड़ दिया। तो दूसरे चरण तीसरे चरण में कितनी रियासतें होगी? दूसरे चरण की 9 रियासतें और तीसरे चरण की 1 रियासत। इस प्रकार से तीसरे चरण में कितनी रियासतों का एकीकरण होता है? 10 रियासतों का एकीकरण होता है। और एक ठिकाना, ठिकाना आपको पता है कौन से चरण में हुआ था? वो कुशलगढ़, दूसरे ठिकाने वाला कुशलगढ़ तो दूसरे चरण वाला था। तो इसका नाम अच्छी तरह याद करना, संयुक्त राजस्थान। ठीक है ना? एक नाम आगे संयुक्त वृहत्तर भी आएगा, वृहत आएगा, तो आपको दोनों में कंफ्यूज मत होना। तीसरे चरण का नाम अच्छी तरह याद करना, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में किसको मिलाया गया था? उदयपुर को। पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत का मिलाते ही नाम हो गया संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी किसको बनाई गई थी? इसकी राजधानी बनाई गई थी उदयपुर को। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह इसमें जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था ना, भोपाल सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जो विकलांग थे। जो क्या थे? विकलांग थे। ये प्रश्न एक आ सकता है, बनाने वाला थोड़ी सी आरपीसी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो तो ऐसी क्वेश्चन बना सकती है। तो राज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को। भोपाल सिंह क्यों बनाया गया? कारण वो थी क्योंकि राजपुताना में सबसे प्रभावशाली रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत थी। और मेवाड़ रियासत के राज प्रमुख को क्या बना दिया था? और मेवाड़ रियासत के शासक को क्या बना दिया था? यहाँ का राज प्रमुख बनाया गया। फिर कोटा वाला नाराज नहीं हो जाए, कोटे वाले को राजी करने के लिए क्या बनाया गया था? उसको उपराज प्रमुख बनाया गया था। क्या बनाया गया था? उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। उद्घाटन करना कौन आते हैं? देखो इसको याद कैसे करोगे? आपको बताया होगा अखिल भारतीय कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वो उसमें कह गए कि भविष्य में जब भी उदयपुर से संबंधित कोई बात होगी तो मैं यहां जरूर आऊंगा। तो इसलिए उद्घाटन करने कौन आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। और आपको यह भी पता होगा इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तीसरे चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। कैसे याद करोगे माणिक्यलाल वर्मा को? वही बात है क्योंकि मेवाड़ प्रजामंडल को मिलाया गया था, मेवाड़ रियासत को मिलाया गया था। और मेवाड़ प्रजामंडल के उसमें अध्यक्ष कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा को क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। वही बात है। इस तीसरे चरण में आपको ये डेट याद करनी है, 18 अप्रैल 1948। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं चतुर्थ चरण, चौथा चरण। चौथे चरण में हम पढ़ते हैं कब हुआ था? तो चौथा चरण 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हम 30 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? तो 49 तो आपको याद करना है। 30 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? आपने ये याद करना है। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राजस्थान दिवस के मनाते हैं। तो चौथा चरण राजस्थान दिवस वाले दिन हुआ था। और चौथे का मतलब है 48 में 3, तो चौथा और पांचवा किस में होगा? 49 में। तो चौथा क्या हो गया? 30 मार्च 1949 को। इसको याद करने का तरीका ये है, इसका नामकरण वही बात है क्योंकि इससे पहले वाला नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में क्या मिला दी गई थी? संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें मिला दी थी। कितनी? जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। इन 4 रियासतों को मिलाने पर इसका नामकरण क्या हो जाता है? या तो वृहद राजस्थान याद कर लो या वृहत राजस्थान, दोनों एक ही बात है। और एक ठिकाना मिलाया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं चौथे चरण में कितनी रियासतें मिल चुकी थी? तो 9 तो ये, 1 ये 10 और 4 ये 14 और 2 ठिकाने, एक कुशलगढ़ और एक लावा। चौथे चरण तक 14 रियासतें और 2 ठिकाने मिल चुके थे। अभी तक ये मिली नहीं है, मत्स्य अलग पड़ा है। ये पहले चरण वाली रियासतें अलग पड़ी हैं।
क्योंकि वो राजस्थान में मिलना नहीं चाहती थी। भरतपुर और धौलपुर का प्रभाव ज्यादातर उत्तर प्रदेश की तरफ था, है ना। तो वो मिलना किसमें चाह रहे थे? उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहे थे, लेकिन इसलिए इसको ड्रॉप कर दिया था। तो दूसरे चरण से कंटिन्यू रियासतें मिलती जा रही थी। फिर बात क्या होती है, यहां पर भी वही बात होती है, लड़ाई हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि मेवाड़ सबसे प्रभावशाली रियासत थी। उनके राजा ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो जब जयपुर रियासत को मिलेगा, जयपुर भी अपने आप में प्रभावशाली, जयपुर को क्या बढ़ा दिया था, राजधानी बनाने की बात चलनी पड़ी। तो भोपाल सिंह को कहा कि आपको सबसे राजाओं में सबसे बड़े हैं, इसलिए आपको क्या बढ़ाया जाता है, महाराज प्रमुख बढ़ा दिया था। इसको भोपाल सिंह क्या बढ़ाया गया था, महाराज प्रमुख। एकमात्र महाराज प्रमुख एकीकरण इसमें ये थे। राजप्रमुख किसको बनाया गया था, मान सिंह सेकंड जयपुर का शासक था, स्वयं मान सिंह सेकंड जयपुर का शासक था। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, क्योंकि जयपुर रियासत में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए कौन प्रयास कर रहा था, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। उद्घाटनकर्ता कौन आते हैं, देखो मोस्टली रियासतों का एकीकरण कौन करते हैं, आपको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल जब पूरा राजस्थान देख लो, 9 रियासतें ये मिल गई, 10वीं उदयपुर मिल गई, 4 बड़ा क्षेत्र ये मिल गया, तो लगभग मोस्टली 90% राजस्थान का एकीकरण हो चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब मैं एकीकरण रियासत का अध्यक्ष हूं तो मैं ही वहां का क्या करने जाऊंगा, उद्घाटन करने जाऊंगा। तो वो आ गया। उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन से चरण का उद्घाटन हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो चौथे चरण का। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथे चरण में और पंडित जवाहरलाल नेहरू तीसरे चरण में, और पहले दूसरे में कौन आते हैं, एन.वी. गॉडगिल। ऐसे याद करना है आपको, थोड़ा सा क्रम से बार बार रिपीट करोगे तो इजी वे में याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब लड़ाई यहां हो गई एक विभागों को लेकर कि किस रियासत को कौन सा विभाग दिया जाए। तो यहां एक समिति बैठती है, पी सत्यनारायण राव समिति। क्या बैठती है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इस पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर क्या बनाया गया था, जयपुर को राजधानी बना दी। पी सत्यनारायण, याद करना अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एकीकरण के समय 2 समितियां बनती हैं। एक समिति का नाम तो है पी सत्यनारायण राव समिति, है ना, और दूसरी समिति का नाम है शंकर देव राय समिति। तो चौथे चरण में किस समिति का गठन किया गया था, पी सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, देखो पी सत्यनारायण में 4 शब्द हैं, पी सत्यनारायण राव, 1 2 3 4। तो चौथे चरण में पी सत्यनारायण राव समिति थी। तो इस समिति ने सिफारिश की कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। अब विभाग, न्याय विभाग, आज वर्तमान में न्याय विभाग कहां है, आज वर्तमान में न्याय विभाग है। आपको पता होगा जोधपुर में क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय, तो जोधपुर को न्याय विभाग दे दिया। और ये भरतपुर को कृषि विभाग क्यों दिया, क्योंकि भरतपुर में किसका बोलबाला था, जाटों का। जाट होते हैं वो किसान कौम होती है, तो इसलिए इसको वहां क्या बना दिया, कृषि विभाग दे दिया जी भरतपुर को। और खनिज सबसे ज्यादा कहां निकलते हैं, आज भी सबसे ज्यादा खनिज निकलते हैं उदयपुर में, इसलिए खनिज विभाग किसको दे दिया, उदयपुर में। शिक्षा विभाग, आपको पता होगा शिक्षा निदेशालय कहां है, बीकानेर। बीएसटीसी की जो परीक्षाएं करवाती है वो भी बीकानेर। शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, बीएसटीसी परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है, इसलिए बीकानेर को क्या दे दिया, शिक्षा विभाग। तो वन विभाग किसको दिया, कोटा। वन विभाग किसको दिया, कोटा। कोटा को वन विभाग क्यों दिया, कोटा में नदी बहती है, औषधि नदियों वाला संभाग है, और नदी वाला संभाग तो वहां से पानी ज्यादा होगा, वहां वन ज्यादा उगेंगे, इसलिए वन विभाग किसको दे दिया, कोटा को दे दिया। इस प्रकार से आप इन विभागों का ज्ञात कर सकते हैं। अब 5वां चरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है ये 5वां चरण, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा होगा दूसरे तीसरे चौथे चरण की रियासतें आपस में मिलती जा रही थी, लेकिन पहले चरण की रियासतें नहीं मिली। पहले चरण में जो मत्स्य संघ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, वो मिली नहीं। तो 5वें चरण में उसको मिलाने के लिए एक समिति बैठी थी, इसका नाम है शंकर देव राय समिति। इस समिति ने सिफारिश दी कि भरतपुर और जो धौलपुर है ना, वो राजस्थान में मिलना नहीं चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश की तरफ उनका झुकाव था। तो इस समिति ने सिफारिश की कि ये रियासतें किसमें मिलाई जाए, राजस्थान में मिलाई जाए। तो 5वें चरण में किसको मिलाया गया था, चौथे चरण का नाम क्या था, आप याद करो पहले, वृहद राजस्थान। क्या नाम था, वृहद राजस्थान या वृहत राजस्थान। इसमें क्या मिला दिया गया, मत्स्य संघ। क्या मिला दिया बेटा, संयुक्त राजस्थान, या इसमें मिला दिया प्लस में मत्स्य संघ मिला दिया। मत्स्य संघ मिलाते इसका नामकरण क्या हो जाता है, या तो ऐसे बोलो वृहत्तर राजस्थान,
देखो नाम आ जाता ना इसका, वृहत्तर या संयुक्त वृहद राजस्थान या वृहत्तर राजस्थान। कंफ्यूज करेंगे आपको एग्जामिनर वाले। यहां दो नाम है, एग्जामिनर की फोकस इन लाइनों के ऊपर होगी। जब आप पांचवें चरण पढ़ोगे या तो बोलो संयुक्त वृहद राजस्थान, पांचवें चरण का नाम, जबकि चौथे चरण का नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। तो क्या जुड़ गया पांचवें चरण, वृहद जुड़ गया, तो संयुक्त वृहद राजस्थान। और अगर ये शब्द नहीं आए तो वृहद के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृहत्तर राजस्थान। क्या हो जाएगा, वृहत्तर राजस्थान हो जाएगा। इस प्रकार से पांचवें चरण का नामकरण होता है। और इसकी राजधानी किसको बनाई जाती है, पांचवें चरण की राजधानी जयपुर। वही सेम कहानी होती है चौथे चरण वाली। प्रधानमंत्री वही रहते हैं, हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख गोपाल सिंह रहते हैं और राज प्रमुख भी मान सिंह सेकंड, और उपराज प्रमुख भीम सिंह कोटावाले को, और राजधानी जयपुर को बनाई जाती है। इस प्रकार से पांचवें चरण के अंदर केवल एक महत्वपूर्ण काम किया गया था, मत्स्य संघ को संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया था और नामकरण किया गया था वृहत्तर राजस्थान या संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। दोनों शब्द याद रखने, अच्छी तरह रट लेने आपको। किस समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर इनको मिलाया गया था। तो अब इसके बाद में आता है छठा चरण। यह चरण भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी दो लैंग्वेज आपको हमेशा परेशान करेंगी। छठा चरण आपको बताया 48 में 3, 49 में 2, तो 50 में 1। और 50 में होता क्या है, मोस्टली काम हमारे देश का संविधान लागू होता है किस दिन, 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन पे हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे छठे चरण का, छठे चरण के तहत राष्ट्रों का विलय हो जाता है। इसका नामकरण क्या होता है, राजस्थान। अब तक देख लो, इससे पहले जितने भी नामकरण हुए थे राजस्थान के साथ कुछ न कुछ जुड़ के आ रहा था, या पूर्व राजस्थान, या संघ राजस्थान, या संयुक्त राजस्थान, या वृहद राजस्थान, या वृहत्तर राजस्थान, या संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, वृहद राजस्थान, कुछ जुड़ के आ रहा था। पहली बार राजस्थान के लिए पूर्णतः राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में हुआ था, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था, छठे चरण में। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये प्रश्न कि राजस्थान का नामकरण पूर्णतः राजस्थान कब पड़ा, तो पूर्णतः नामकरण पड़ा था 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में, छठे चरण में। छठे चरण में किसको मिलाया गया था, छठे चरण में देखो पांचवें चरण की राजस्थान का क्या नाम था, या तो बोलो संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, या संयुक्त वृहद राजस्थान में क्या मिला दिया गया, या इसको बोल दो आप वृहत्तर राजस्थान। इसको एक बात बोल सकते हो, वृहत्तर राजस्थान। इसमें मिला दी गई सिरोही राष्ट्र को, सिरोही तो मिला दी, लेकिन सिरोही की कौन से क्षेत्र को नहीं मिलाया, माउंट आबू। या आप माउंट आबू भी पढ़ सकते हो, माउंट आबू या आबू क्षेत्र, एक ही बात है। माउंट आबू प्लस दिलवाड़ा क्षेत्र को नहीं मिलाया गया, क्योंकि एकीकरण कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्षेत्र किसके नजदीक थे, गुजरात के नजदीक थे। उसमें गुजरात राज्य था नहीं, क्या राज्य था, महाराष्ट्र था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन क्षेत्रों को कहां ले गया, अपनी तरफ मिला लिया। जबकि राजस्थानी क्या कह रहे थे कि आपने नाम सुना होगा गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान का गांधी। क्या नाम है, राजस्थान का गांधी। नोलेर जब तक गोकुल भाई भट्ट राजस्थान में नहीं होंगे, राजस्थान का एकीकरण नहीं माना जाएगा। तो यहां तो सरदार वल्लभ पटेल की चल पड़ी, तो एकीकरण में माउंट आबू क्षेत्र और दिलवाड़ा शामिल नहीं किया गया। फिर सातवां चरण आता है, फिर क्या आता है, सातवां चरण। तो छठे चरण में आपको इतना याद रखना है, सिरोही क्षेत्र को मिलाया गया था। नामकरण पूर्णतः पहली बार राजस्थान से पड़ा था, और माउंट आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र इस चरण में नहीं मिलाए गए थे। ये प्रश्न कई तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है, आप अच्छी तरह इसको रट लें। अब आता है सातवां चरण। सातवां चरण 1 नवंबर 1956। सातवां चरण कब होता है, 1 नवंबर 1956। ये लास्ट चरण है हमारे, और पूरा समय लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। वहां से लेकर 18 मार्च से लेकर अगर 1 नवंबर 1956 तक आते हैं ना, तो दिनों की संख्या होती है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। सातवें चरण में राजस्थान में क्या मिला दिया गया, आपको पता होगा अब तक 19 रियासतें मिल चुकी थी, कुशलगढ़, लावा, निमराना मिल चुका था। क्या रह गया, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र रह गया। तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को मिलाया गया। प्लस में आबू, ये छूट गए थे ना, क्योंकि 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल मर चुके थे, तो माउंट आबू को अच्छी तरह मिला दिया, माउंट आबू मिल गया, और दिलवाड़ा क्षेत्र भी मिला दिया गया। प्लस में दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा भी याद करो, प्लस में दिलवाड़ा क्षेत्र मिला दिया गया था, ठीक है ना। प्लस में सुलेल टप्पा क्षेत्र कहां था, मध्य प्रदेश में था। कहां था, मध्य प्रदेश में था। इसको भी कहां मिला दिया,
राजस्थान में मिला दिया। लेकिन राजस्थान का एक क्षेत्र जो दिया गया है, याद करना, सिरोही क्षेत्र। कहां पड़ता है सिरोही क्षेत्र? उसमें रियासतों के टाइम में झालावाड़ रियासत में पड़ता था। कहां पड़ता था? झालावाड़ रियासत में। तो आपको ये याद करना है। तो सिरोही क्षेत्र ज्यादा, सुमेल टप्पा नाम जब दो है ना, तो ज्यादा वाड़ा आपने राजस्थान में मिला दिया, कम वाड़ा दे दिया किसको? मध्य प्रदेश को। सुनील टप्पा हम लेके आ गए और क्या दिया? केवल सिरोज। दो नाम हम लिया, सिनोल और टप्पा, वो तो हम ले आए और सिरोज दे दिया उनको। इस प्रकार से राजस्थान का 7वें चरण में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र मिल जाता है और सिरोही रियासत का माउंट आबू दिलवाड़ा क्षेत्र बचा होता है उसको मिला देता है और मध्य प्रदेश से सुनील टप्पा मिला देता है और मध्य प्रदेश को क्या दे दिया जाता है? सिरोही क्षेत्र। याद करना है इसको। ये तो कर दिया। अब 7वें चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना करते हैं 1956 में। हमारे संविधान के में एक अमेंडमेंट होता है, एक संशोधन होता है। वो देखो 7वां चरण था, संशोधन भी उसमें कौन सा हो रहा था? संविधान में 7वां संशोधन हो रहा था। 7वें संशोधन में क्या किया? 7वें संशोधन में इससे पहले क्या बन रहे थे बेटा? राजप्रमुख बन रहे थे। राजप्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया, सभी पद समाप्त कर दिए, राजप्रमुख महाराज प्रमुख सब बंद कर दिए। उसके स्थान पे किस पद का सृजन किया गया था? राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। किसका? राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। और 1956 में राज्यपाल किसको बनाया गया था? गुरुमुखी निहाल सिंह। गुरुमुखी निहाल सिंह को उसमें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया था। गुरुमुखी निहाल सिंह उसमें क्या थे? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का पहला राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है। अब कुछ बातें रहेगी अपने एकीकरण से संबंधित, थोड़ी बहुत बातें रहेगी, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं एकीकरण के ऊपर साइन कर रहा हूं ना, तो मैं मेरे एक डेथ वारंट के ऊपर साइन कर रहा हूं, ये बात उसने कही थी। जोधपुर का जो शासक था अनवंत सिंह ने क्या कहा था कि अनवंत सिंह के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल गया, क्योंकि अनवंत सिंह कहां मिला जाता था? वो मिला जाता था पाकिस्तान में। जोधपुर रियासत किस में मिला जाती थी? पाकिस्तान में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक सुना जाता है ऐसे कि वो दो चीज ले गए थे, उनके पास गए हनुमंत सिंह के पास। एक तरफ टेबल पे क्या रख दिया? पिस्तौल रख दिया, एक तरफ विले पत्र रख दिया। बोल आप इन दोनों में से एक चूज कर लो। तो अब बताओ पिस्तौल को कौन चूज करेगा? सबको जान प्यारी है। तो हनुमंत सिंह ने किसको चूज किया? विले पत्र को चूज किया। इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतियों के कारण पूरे भारत, राजस्थान का ही नहीं अपितु पूरे भारत का एकीकरण संभव हुआ। तो हम अगली जो अपनी क्लास होगी रियासत से संबंधित, एकीकरण से संबंधित, उसमें हम चर्चा किसके ऊपर करेंगे? इस एकीकरण से अब तक आए हुए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के ऊपर पैटर्न के बारे में जानेंगे और भविष्य में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। एक बात और बता रहा हूं, आप सुनना ध्यान से। एक बार क्वेश्चन आया था राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा कि पहले चरण की रियासतों का वार्षिक आय क्या थी? तो याद करना 1.84 करोड़, पहले चरण की 1.84 करोड़, दूसरे चरण की 2 करोड़ और तीसरे चरण की 3 करोड़। ये याद करना। पहले चरण की रियासतों का वार्षिक आय थी कितनी? 1.84 करोड़ और दूसरे चरण की रियासतों की आय थी 2 करोड़ और तीसरे चरण की रियासतों की आय थी 3 करोड़। ठीक है, तो एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो अब आपको ये राजस्थान के एकीकरण का चैनल मतलब लेसन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थंबनेल दें और अपनी इसी के संबंध में अगली क्लास होगी और राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते जाएंगे और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा और आरपीसी द्वारा होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हम सफलता अर्जित करेंगे। धन्यवाद।